तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं प्रूफ ऑफ लेंज लॉ। और हम पढ़ेंगे सेल्फ इंडक्शन के बारे में और हम पढ़ेंगे म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में। अब हमारा जो भी लेक्चर होगा वो शॉर्ट होगा, मतलब आप जहाँ भी पढ़ रहे होंगे। और जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा, क्वेश्चन इस तरह से फ्रेम होकर आता है और इतना ही आपको पढ़ना है। तो एक एक बातों को अच्छे से नोट डाउन करते रहेगा। सबसे पहले पढ़ते हैं लेंज लॉ, ए कंसिक्वेंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आपसे हम कहा जाता है कि जो लेंज का लॉ है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फुलफिल करता है। इस चीज़ का प्रूफ क्या है, इस चीज़ को आपको स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखना है। पहले समझाते हैं क्या क्या होता है आखिर लेंज लॉ और ये कैसे ऊर्जा के संरक्षण के नियम को भी फुलफिल करता है। तो मैंने कहा था कि लेंज लॉ क्या था कि व्हेन ए नॉर्थ पोल, ना जो बात किया था कि व्हेन ए नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट इज मूव्स टुवर्ड द कॉइल, द लेफ्ट फेस ऑफ द कॉइल एक्वायर्स नॉर्थ पोलरिटी। मैंने कहा था कि जब भी हम लेंज लॉ पढ़े थे तो कहा था कि जब भी नॉर्थ पोल को अगर किसी कॉइल के सामने ले जाओगे तो कॉइल का जो सामने वाला फेस होगा, अगर हम इस नॉर्थ पोल को सामने ले जा रहे हैं तो इस कॉइल का भी जो सामने वाला फेस होगा वो नॉर्थ पोल के जैसा बिहेव करेगा। कैसा बिहेव करेगा? नॉर्थ पोल के जैसा बिहेव करेगा। ठीक, तो इसका अपोजिट पोलरिटी कैसा बिहेव करेगा? साउथ पोल बन जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक, अब नॉर्थ पोल में करंट कैसे फ्लो करता है ये भी मैंने आपको बताया था, है ना। तो आपको कैसे, मैंने आपको थंब रूल बताया था कि कैसे हाथ को आप कर्ल करके आप थंब के डायरेक्शन से आप निकाल सकते हैं करंट का डायरेक्शन। तो यहाँ पर जो करंट का डायरेक्शन आएगा वो कुछ स्टेप्स आएगा एंटी क्लॉकवाइज, है ना। मैंने बताया था कि जब भी नॉर्थ पोलरिटी अगर वो एक्वायर करता है तो नॉर्थ पोल में करंट कैसे फ्लो करता है, याद रखना हमेशा। नॉर्थ पोल में जो करंट फ्लो करेगा वो हमेशा फ्लो करेगा एंटी क्लॉकवाइज, यानी कुछ इस टाइप से करंट फ्लो कर रहा है ना। इसे बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर ये सिर्फ रिपेल कर रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ध्यान देखना। अगर हम इस नॉर्थ पोल को सामने ले जा रहे हैं तो ये कॉइल का सामने वाला फेस बिहेव कर रहा है नॉर्थ पोल के जैसा। तो ये जो कॉइल का नॉर्थ पोल है इस हमारे मैग्नेट के नॉर्थ पोल को रिपेल करेगा, मतलब एक फोर्स लगाएगा कि उसे सामने ना आए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें फोर्स लगाना पड़ेगा, है ना। हम जबरदस्ती इसे, इस मैग्नेट को इस कॉइल के सामने ले जा रहे हैं। दैट मीन्स हम फोर्स लगा रहे हैं, मतलब और इसे हम कुछ आगे डिस्प्लेस भी कर रहे हैं। दैट मीन्स हम कुछ वर्क भी कर रहे हैं। तो दस वर्क हैड बीन टू डन अगेंस्ट द फोर्स ऑफ रिपल्सन इन ब्रिंगिंग द मैग्नेट क्लोजर टू द कॉइल। यानी इस मैग्नेट को कॉइल के नजदीक लाने पर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक वर्क करना पड़ेगा अगेंस्ट द फोर्स ऑफ मैग्नेट। यानी जो मैग्नेट का फोर्स एक्ट कर रहा है यहाँ पर रिपल्सन फोर्स, उसके अगेंस्ट हमें वर्क करना पड़ा। इसी प्रकार सिमिलरली व्हेन नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट इज मूव्ड अवे, है ना। या फिर दूसरी केस हम लेते हैं, ये तो देखो पहला केस था हम इस मैग्नेट को सामने ले जा रहे हैं सामने। सेकंड केस लेते हैं जब मैग्नेट को दूर ले जा रहे हैं, है ना। तो कह रहा है व्हेन सिमिलरली व्हेन नॉर्थ पोल, है ना। हम कह रहे हैं सिमिलरली व्हेन नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट इज मूव्ड अवे। इसे अगर आप दूर ले जाओगे तो इस कॉइल का सामने का फेस कैसा बिहेव करेगा, अगर ये दूर जा रहा है तो उसे अट्रैक्ट करना चाहिए, है ना। तो अट्रैक्ट कैसे करेगा, अट्रैक्ट करने के लिए क्या करेगा, ये जो कॉइल अपना इस फेस को कैसा बना लेगा, वो एक साउथ पोल जैसा बना लेगा। साउथ पोल बनती क्या करेगा, जो मैग्नेट दूर जा रहा था अब तक उसे वो अट्रैक्ट करेगा। यानी नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट इज मूव अवे, साउथ पोल डेवलप एंड ऑन द लेफ्ट फेस ऑफ द कॉइल, है ना। तो इसके लेफ्ट फेस में क्या बन जाएगा, एक साउथ पोल जैसा बिहेव करेगा, ये साउथ पोल जैसा बन जाएगा। अब क्या हो रहा है कि हम इसे दूर ले जा रहे हैं जबकि ये साउथ पोल क्या कर रहा है, इस मैग्नेट को सामने खींच रहा है। तो क्या करना पड़ेगा, अब हमें भी फिर से, अब ये क्या कर रहा है, ये साउथ पोल क्या कर रहा है, इस मैग्नेट को अपनी ओर खींच रहा है और हम इसे दूर ले जा रहे हैं। हम इस मैग्नेट को दूर ले जा रहे हैं। तो हमें जब भी इसे दूर ले जाओगे तो हमें फील होगा कि एक साउथ पोल जो हमेशा अपनी ओर खींच रहा है। देयरफॉर वर्क हैज टू बी डन अगेंस्ट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब हमें यहाँ कैसा वर्क कर रहे हैं, अभी हम अगेंस्ट, है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं। इसके पहले क्या कर रहे थे, जब हम नॉर्थ पोल को सामने जा रहे थे तब उसमें हम अगेंस्ट द फोर्स ऑफ रिपल्सन हम वर्क कर रहे थे। अभी क्या कर रहे हैं, हम अगेंस्ट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हम वर्क कर रहे हैं इन टेकिंग मैग्नेट अवे फ्रॉम द कॉइल। क्यों, क्योंकि इस बार हम कॉइल को दूर ले जा रहे थे। जब फोर्स ऑफ रिपल्सन के अगेंस्ट वर्क कर रहे थे उसमें हम मैग्नेट को, फर्स्ट केस में मैग्नेट को कॉइल के क्लोज ले जा रहे थे, सामने ले जा रहे थे। यानी दोनों केस में क्या करना पड़ रहा है, हम हमेशा फोर्स के अगेंस्ट हम वर्क कर रहे हैं। अब फोर्स के अगेंस्ट कभी वर्क करोगे तो हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा, यानी हमारी एनर्जी कुछ लॉस होगी। और हम जानते हैं कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी को ना आप क्रिएट कर सकते हो, आप ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो। यानी अगर हमारी एनर्जी लॉस हो रही है तो एनर्जी कहीं ना कहीं तो जानी चाहिए। तो एनर्जी कहाँ चला गया, तो दिस मैकेनिकल वर्क इन मूविंग द मैग्नेट विद रिस्पेक्ट टू द कॉइल चेंज इन इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यानी हमारी जो एनर्जी जो यूज हुई है वो किस में कन्वर्ट हो गई है, वो चेंज हो गई है इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इसलिए तो उसमें करंट फ्लो कर रहा है सामने वाले कॉइल पे। यहाँ जो सामने जो कॉइल रखा हुआ है उसमें करंट कैसे आया, यानी अगर करंट फ्लो कर रहा है दैट मीन्स उसमें एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। अब इलेक्ट्रिक एनर्जी कहाँ से आएगी, तो हमने जो वर्क किया है, यानी हमारा जो एनर्जी लॉस हुआ है वही इस इलेक्ट्रिकल सर्किट में
करंट के फॉर्म में इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ चुकी है, इससे इसमें करंट फ्लो कर रहा है। तो दिस मैकेनिकल वर्क इन मूविंग द मैग्नेट विथ रिस्पेक्ट टू द कॉइल चेंज इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूसिंग इंड्यूस करंट। और इससे जो करंट प्रोड्यूस होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? इंड्यूस करंट कहते हैं, जो इसमें से करंट फ्लो कर रहा है। हेंस वी कैन से दैट दिस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी इज ए कंसिक्वेंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आप बोल सकते हैं कि जो एनर्जी लॉस हुई हमारी वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है, और इस प्रकार से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फुलफिल्ड हमारा कंप्लीट होता है। बात समझ आ गई? ये क्वेश्चन आएगा आपके 3 मार्क्स के लिए, नोट कर लेना अच्छे से, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे स्टेट बोर्ड हो, झारखंड बोर्ड हो, है ना, सब बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आता हमेशा, है ना। कंसिक्वेंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसका जो हिंदी में पूरा पीडीएफ है, जो वीडियो है ना, हिंदी में इसका जो पूरा लेक्चर है वो मैं टेलीग्राम में टेलीग्राम में अपलोड कर दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, लिंक भी इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा आपको, है ना। तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए भी सारा कुछ हिंदी में लिखा रहेगा, वो आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। अब बात करते हैं हम सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन क्या होता है? तो हम कहते हैं कि जब भी किसी कॉइल से अगर करंट फ्लो हो रहा है और वो करंट टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तो हम कहते हैं उस सर्किट में क्या होगा? एक इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगा, है ना। तो कहते हैं व्हेन करंट थ्रू द कॉइल चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी किसी कॉइल में अगर करंट चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, देन मैग्नेटिक फ्लक्स, है ना, लिंक्ड विद द कॉइल इज आल्सो चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अगर जैसे जैसे उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, किसी करंट से फ्लो करता है, तो उसमें टाइम के साथ अगर वो करंट चेंज हो रहा है, दैट मीन मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज हो रहा है। और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो क्या होगा? तो ड्यू टू दिस एन ईएमएफ एंड ए करंट इंड्यूस इन द कॉइल। और जैसे जैसे उसमें फ्लक्स चेंज होगा तो क्या होगा? उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा और कह सकते हैं एक करंट इंड्यूस होगा। और अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ हम भी जानते हैं, अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ हम भी जानते हैं कि इंड्यूस करंट अपोजेज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, है ना। लेंज लॉ के अकॉर्डिंग क्या था कि वो हर चीज का अपोज करेगा जो उसको प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है? यहाँ पे क्या कर रहा है? यहाँ जो इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा, जो होगा वो हमेशा अपोज करेगा मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने का, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ तभी करंट आया, याद रखना। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ तभी करंट इंड्यूस हुआ, और जैसे करंट इंड्यूस हुआ उसने तुरंत मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करना स्टार्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि करंट कहाँ से इंड्यूस हो रहा था? मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज के कारण, है ना। अब ये करंट क्या कर रहा है? खुद उस मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज कर रहा है कि वो चेंज ना हो, है ना। इसी को बोलते हैं लेंज लॉ, जो प्रोड्यूस करता है उसी का अपोज कर दो, ठीक। तो दिस फिनोमेना इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन। इस चीज को क्या बोलते हैं हम लोग? सेल्फ इंडक्शन बोलते हैं। एंड फैक्टर by virtue of which the coil show opposition from change in magnetic flux is called self inductance of the coil। अब ये कितना अपोज करेगा, है ना, तो इस पूरे फिनोमेना को बोलते हैं हम लोग सेल्फ इंडक्शन। अब एक फैक्टर होगा कि वो कितना अपोज करेगा, है ना, इस फैक्टर को हम क्या बोलते हैं? सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल बोलते हैं, ठीक है। सेल्फ इंडक्टेंस का मैं आपको बताता हूँ फॉर्मूला क्या होता है। सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है, ये होता है एल, देखो इसका बताता हूँ, डायरेक्टली फॉर्मूला बताता हूँ। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा L इज इक्वल टू म्यू नॉट एन एन स्क्वायर ए एल, ठीक है। अब दिखाते हैं यहाँ पर L क्या है। L को हम लोग बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। तो कुछ वर्ड लिख लेंगे, हम लोग बोलते हैं L को सेल्फ इंडक्टेंस या सेल्फ इंडक्शन बोलते हैं, इसे बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। स्मॉल n को बोलते हैं नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, इसे बोलते हैं नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। जैसे मान लो ये पूरा कॉइल है, इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितना है वो मान लो हमारे पास कैपिटल एन है, और इसकी पूरी जो लेंथ है वो मान लो हमारे पास स्मॉल एन है। तो इन को क्या बोलते हैं? टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ को बोलते हैं हम लोग स्मॉल एन, ठीक है। अब ए क्या होगा? तो ये जो यहाँ पर होता है वो आपका ये एरिया होता है ना, ये एक सर्कुलर कॉइल होगा। अगर आप इसको टॉप से देखो तो आपको एक कॉइल ऐसा नजर आएगा, ऐसा कॉइल। इस कॉइल का जो एरिया होगा इसे बोलते हैं ए। सब कुछ बात आ गया। तो ए को हम क्या बोल दिया? ए को बोलिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कॉइल, है ना, इसे बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कॉइल। ठीक है, अच्छा ये एल हो गया। अब इसका ये कैसी क्वांटिटी है? स्क्वायर क्वांटिटी है, कोई डायरेक्शन नहीं है, याद रखना। इसका यूनिट क्या होता है? इसका यूनिट याद रखना हमेशा हेनरी होता है, और इसका डायमेंशन होता है
1L2 T-2 A-2। तो जो हेनरी होता है ये तो बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। बोर्ड एग्जाम में आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका आप इसका यूनिट बता दो, है ना, सिर्फ इंडक्शन का यूनिट बता दो, हेनरी होता है। और इसका जो डायमेंशन पूछा जाता है वो आपसे डायमेंशन पूछा जाता है। तो बड़ा फेमस क्वेश्चन है ये आपके नीट और कोई भी, चाहे वो मेडिकल हो, चाहे वो इंजीनियरिंग एग्जाम हो, चाहे वो जेईई मेंस हो, है ना, या फिर कोई भी स्टेट लेवल का एग्जाम हो, उसमें पूछा जाता है हमेशा उसका डायमेंशन। तो जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं नीट या मेडिकल की या फिर जेईई का प्रिपरेशन कर रहे होंगे, वो लोग क्या करेंगे, इसका डायमेंशन भी अच्छे से बहुत तरीके से याद रखेंगे। बात समझ आ गई। ये था हमारा सेल्फ इंडक्शन के बारे में। कुछ और बात करते हैं। सेल्फ इंडक्शन मैंने अभी बताया था कि एल के कितने, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए इंटू एल होता है। एन होता है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स बोलते हैं, एन को बोलते हैं नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अब जैसे है इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, इसका सिंबल होता है कुछ इस तरह से, है ना, इस तरह से। जैसे हमारे पास हमने पढ़ा होगा, मैं बता दूं कि हम पढ़ते हैं रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का सिंबल ये होता है, कैपेसिटेंस का रेजिस्टेंस इस तरह से होता है, वैसे ही ये होता है इंडक्टेंस, यानी ये इंडक्टर का हमारा सिंबल होता है। जैसे हमने रेजिस्टेंस को हमने लगाया था सीरीज में पैरेलल में, हमने लगाया था कैपेसिटर को सीरीज में पैरेलल में, उसका कुछ फॉर्मूला आया था, वही फॉर्मूला कुछ हमारे पास आता है इंडक्टर के लिए। तो अगर आप ऐसे दो इंडक्टर को अगर आप इस तरह से सीरीज में जोड़ते हो, जिसका एक का इंडक्टेंस L1 और दूसरे का इंडक्टेंस L2 है, तो इनका जो सीरीज कॉम्बिनेशन होगा वो फॉर्मूला होगा L इक्वल टू L1 प्लस L2। जस्ट लाइक आपका रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस में कैसे ऐड होता था, रेजिस्टेंस सिंपली ऐड होता था, है ना, R1 प्लस R2, वैसे ही आपका इंडक्टर भी वैसे ही ऐड होता है। बात करते हैं पैरेलल में क्या होगा। तो मान लो मैंने कहा कि मेरे पास सर्किट है जिसमें ऊपर मैंने लगाया एक इंडक्टर, नीचे मैंने लगाया दूसरा इंडक्टर, ठीक, ऊपर का इंडक्टेंस हो गया L1, नीचे का सिर्फ इंडक्टेंस हो गया L2। इसका जो आपका फॉर्मूला आएगा पैरेलल कमीशन में वो होता है 1/L इक्वल टू 1/L1 प्लस 1/L2, जस्ट लाइक आपके रेजिस्टेंस के जैसा। तो ये चीज बड़ा कॉमन चीज है, जो कंसिक्वेंस है या जो कंपेरिजन मिलता है वो हमें मिलता है रेजिस्टेंस और, है ना, रेजिस्टेंस और आपका इंडक्टेंस में सेम टाइप का मिलता है। तो ये हो गया कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर्स, ठीक है, ये बात हो गया कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर्स। अब थोड़ा सा बात करो कि एक्चुअली सेल्फ इंडक्शन हम क्यों बोलते हैं ना। देखो सेल्फ, अब मैं थोड़ा समझा देता हूँ कि सेल्फ इंडक्शन होता है क्या है। बाकी डेफिनेशन आपको ये पूछा जाएगा, लिखने आएगा, फिर एग्जाम में डेफिनेशन लिख सकते हो, सब कुछ लिख सकते हो, बात आती है इसको समझना कैसा है। तो मैंने कहा कि मान लो अगर ये कॉइल है ना, मान लो मैंने कहा ये कॉइल है, इस कॉइल में अगर मैंने करंट फ्लो किया, जो करंट चेंज हो रहा है ना, एक करंट लिया है जो करंट चेंज हो रहा है टाइम के साथ। तो मैंने कहा था जैसे अगर करंट चेंज होगा तो क्या होगा, एक फ्लक्स चेंज होगा, है ना, करंट चेंज हुआ तो फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज हुआ तो करंट इंड्यूस होगा। तो क्या हुआ कि जैसे इसमें करंट चेंज कर रहा है टाइम के साथ, ये जो कॉइल है जिसमें करंट, देखो इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, मैंने आई फ्लो कराया जो कि टाइम के साथ चेंज हो रहा है, चेंज होगा तो क्या होता है, इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, और जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो क्या करेगा, है ना, अब इसमें करंट जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ, तो इंड्यूस ईएमएफ के कारण क्या होगा कि इसका अपना कुछ रेजिस्टेंस है, तो इसमें एक करंट फ्लो करेगा। करंट का क्या होगा, तो अगर ये करंट का जो डायरेक्शन होगा वो इसके जस्ट अपोजिट होगा, है ना, इसे बोलते हैं इंड्यूस करंट, है ना, जो इसको प्रोड्यूस कर रहा है उसी का अपोज करो, यानी जो करंट आ रहा है उसी का अपोज करो, यानी उसके अपोजिट में फ्लो हो जाओ, ये होता है इंड्यूस करंट। ये होता है चेंजिंग करंट। अब ये चेंजिंग करंट भी बहुत अच्छे से पढ़ोगे आगे जाके, मैं बोर्ड के लेवल पर नहीं आ रहा हूँ, बोर्ड का लेवल मतलब इतना ही पढ़ना है। अगर अच्छे लेवल पे जाओगे तो बात आती है कि अगर ये करंट चेंज हो रहा है और इंक्रीजिंग करंट है, यानी टाइम के साथ जो करंट चेंज तो हो रहा है, लेकिन कैसे चेंज हो रहा है, करंट बढ़ रहा है टाइम के साथ। अगर करंट टाइम के साथ बढ़ेगा तो कैसा, इसका डायरेक्शन कैसा होगा, अपोजिट होगा, यानी, है ना, मैंने क्या कहा था, इंड्यूस करंट हमेशा अपोज करेगा, यानी जो बढ़ रहा है उसको डिक्रीज कराओ। अब डिक्रीज करने के लिए क्या करेगा, वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। तो क्या होगा, इससे क्या होगा कि आपका करंट दूसरे डायरेक्शन में फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगा। इसे बोलते हैं चेंजिंग करंट। इंक्रीज होगा तो इंड्यूस करंट का डायरेक्शन अपोजिट होगा। यही करंट अगर डिक्रीज होता तो बताओ क्या होता, इंड्यूस करंट का डायरेक्शन अपोजिट होता या सेम डायरेक्शन होता, कमेंट में बता देना, है ना। अगर करंट जो मैंने लिखा है इंक्रीजिंग, अगर ये करंट डिक्रीजिंग हो जाए तब बताना कि ये इंड्यूस करंट का डायरेक्शन कैसा होगा, सेम डायरेक्शन में होगा या जैसे अभी यह दिख रहा है ये अपोजिट डायरेक्शन में था जब करंट इंक्रीज कर रहा था। अगर ये डिक्रीज करंटिंग होता तो इंड्यूस करंट का डायरेक्शन कैसा होता, ये अपोजिट होता या सेम डायरेक्शन में होता, कमेंट में बता देना। चलो बात करते हैं, इसको नोट डाउन कर सकते हो और वीडियो को पॉज करके आगे बढ़ते हैं हम। अब बात करते हैं म्यूचुअल इंडक्शन, है ना। म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है,
तो क्या कहता है कि वेनेवर ए करंट पासिंग थ्रू द कॉइल, अब मैं देखो मैंने यहाँ पे दो कॉइल लिया है ना, यहाँ पे कितने कॉइल है, यहाँ पर दो कॉइल है, कॉइल वन और कॉइल टू। अब क्या कह रहे हैं कि ये जो हमारे पास कॉइल वन है, कॉइल वन में हमने एक करंट सप्लाई कर रहा है ना, एक करंट सप्लाई कर रहा है, कैसा करंट है ये चेंजिंग करंट है, यानी ऐसा करंट जो टाइम के साथ चेंज हो रहा है, हो सकता हो बढ़ रहा हो या सकता हो घट रहा हो, तो एक चेंजिंग करंट हम यहाँ से फ्लो कराते हैं। उसका सबसे एग्जांपल है हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट, जिन्होंने पढ़ा होगा उनको पता होगा कि अल्टरनेटिंग करंट हमेशा साइनसोइडल वेव में इंक्रीज डिक्रीज करती है, मतलब वो करंट इंक्रीज कर रही है डिक्रीज में कर रही है, मतलब करंट चेंज कर रही है। तो इसको हमने इस एसी को हम ऐसे डिनोट करते हैं, सप्लाई इसे बोलते हैं एसी सप्लाई, अल्टरनेटिंग पावर सप्लाई या अल्टरनेटिंग करंट सप्लाई बोलते हैं। अब देखो क्या होगा, करंट चेंज होगा तो यहाँ पर जो फ्लक्स था, ये यहाँ से जो फ्लक्स है ना, इस लूप में क्या होगा, इस लूप में एक फ्लक्स जनरेट होगा है ना, ये फ्लक्स ऐसे जनरेट होगा और ये फ्लक्स भी चेंज होगा। फ्लक्स चेंज होगा तो क्या होगा, एक अभी देखो यही फ्लक्स क्या है, इसके बगल में कॉइल रखा है ना, देखो टच में नहीं है, दूर कॉइल रखा है, लेकिन ये फ्लक्स दूसरे वाले कॉइल से क्रॉस कर जाएगा है ना, जो मैग्नेटिक फ्लक्स था पहले वाले कॉइल से जो निकला वो दूसरे कॉइल से क्रॉस करेगा। अब क्या होगा कि दूसरे वाले कॉइल में से फ्लक्स चेंज कर रहा है, मैंने क्या कहा था, अगर फ्लक्स चेंज होगा तो एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा मतलब एक इंड्यूस करंट इंड्यूस होगा। तो दूसरा पार्ट जो कॉइल है भले उसके कॉन्टेक्ट में नहीं है, लेकिन वो फील्ड लाइंस है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, वो दूसरे वाले फील्ड से यानी दूसरे वाले कॉइल से क्रॉस कर रही है, और ये ऐसी फ्लक्स है जो टाइम के साथ चेंज हो रहा है। तो क्या होगा कि दूसरे कॉइल में फ्लक्स चेंज होगा तो दूसरे कॉइल में यानी जो कॉइल नंबर 2 में एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, जिसको हमने लिखा है वी है ना। ये कैसा ईएमएफ है, ये इंड्यूस ईएमएफ है ना, इसे बोलते हैं ये इंड्यूस ईएमएफ है। और कैसे, तो इसमें एक करंट भी फॉलो करेगा जो कि इंड्यूस करंट होगा। तो इस प्रकार से क्या होता है कि इन दोनों की कांटेक्ट नहीं है, फिर भी सेकंड सर्किट में करंट आ गया। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, व्हेनेवर द करंट पासिंग थ्रू ए कॉइल है ना, रखना, व्हेनेवर ए करंट पासिंग थ्रू ए कॉइल और सर्किट चेंज, यानी करंट चेंज हो, किसी कॉइल में से पास कर वो चेंज हो, देन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद ए नेबरिंग कॉइल, तो इसके बगल में जो कॉइल होगा यानी इसका जो पड़ोसी वाला कॉइल होगा, नेबरिंग कॉइल होगा, और जो सर्किट होगा विल ऑल्सो चेंज, तो उसके में भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। ठीक है, हेंस एन ईएमएफ विल बी इंड्यूस, इस प्रकार से दूसरे कॉइल में भी क्या होगा, हमारा ईएमएफ इंड्यूस होगा, किसमें, इन द नेबरिंग कॉइल, हमारे बगल वाले कॉइल में भी एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। और सर्किट, चाहे उसे कॉइल बोलो चाहे सर्किट बोलो, और दिस फिनोमेना को बोलते हैं हम लोग म्यूचुअल इंडक्शन है ना, म्यूचुअल की बोलते हैं पारस्परिक, मतलब दो लोग हों तब उसे बोलते हैं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, म्यूचुअल इंडक्शन हो रहा है। यहाँ पर जो म्यूचुअल इंडक्शन का फॉर्म होता है, एम की वैल्यू होती है, वो होता है म्यू नॉट N1 इंटू पाई R1 स्क्वायर N। ठीक है, N क्या होगा, N1 होगा हमारा नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट कॉइल, पर यूनिट लेंथ बात करते हैं ना, क्या बात करते हैं, पर यूनिट लेंथ, यानी हमारे पास जो कॉइल नंबर 1 है उसमें टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, और मान लो अगर कैपिटल N1 है और उसकी लेंथ अगर L है, तो N1 क्या होगा, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यानी ये पहले वाले कॉइल का नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है। सिमिलरली क्या होगा, ये हो गया आपका 4 कॉइल 1 के लिए है ना, कॉइल 1 के लिए। बात करोगे जब आप N2 की, तो N2 का क्या होगा, तो N2 भी हो जाएगा हमारा नंबर ऑफ इक्वल यहाँ पर टर्न्स है, इसे बोलोगे नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है ना, ये होगा नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, इसको लिख लेना 4 कॉइल 2 के लिए। ठीक है, और L हो जाएगा यहाँ पर लेंथ ऑफ द कॉइल, यानी जो कॉइल का जो टोटल लेंथ है ना, ये जो लेंथ है इसे बोलते हैं लेंथ ऑफ द कॉइल। अब यहाँ पे एक टर्म आता है पाई R1 स्क्वायर, ये होता है एरिया है ना, पाई R स्क्वायर क्या है, एरिया है, क्यों, क्योंकि इसका जो कॉइल का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो एक सर्कल के फॉर्म में, और सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई R स्क्वायर। तो ये म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्म याद रखना है। इससे भी इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे पहला की यूनिट पूछा जाता है, तो इसका यूनिट सेम होता है, जो म्यूचुअल जो सिर्फ इंडक्शन का होगा यूनिट वही सेम यूनिट होता है हमारा म्यूचुअल इंडक्शन का, मतलब इस यूनिट क्या होगा, हेनरी। किसके लिए इंपॉर्टेंट है, ये सबसे पहले बोर्ड एग्जाम के लिए। सेकंड इंपॉर्टेंट आता है इसका डायमेंशन, डायमेंशन किसके लिए इंपॉर्टेंट है, नीट और जेई के लिए है ना, कि म्यूचुअल इंडक्टेंस का पूछा था डायरेक्टली डायमेंशन, तो वहां पर जाके प्रूफ नहीं करना है, कुछ जो इंपॉर्टेंट डायमेंशन है जो याद रखना है। तो चाहे वो म्यूचुअल इंडक्टेंस हो चाहे वो सेल्फ इंडक्शन हो, दोनों का सेम होता है डायमेंशन है ना, दोनों का डायमेंशन सेम होता है, दोनों का
यूनिट भी सेम होता है दोनों के लिए। तो ये जो पॉइंट मैंने लिखा है, ये पॉइंट किसके लिए है? ये पॉइंट हमारा सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्शन दोनों के लिए सेम होता है, दोनों के रेट सेम होता है, दोनों का डायमेंशन भी क्या होता है? सेम होता है। ठीक है, ये हो गया हमारा म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, बात करते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, है ना। कहते हैं क्या इंडक्टर का हम यूज क्यों करते हैं? जैसे हम पढ़े थे कैपेसिटर में, कैपेसिटर क्या करता है? एनर्जी स्टोर करता है, किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के फॉर्म में क्या करता है? वो एक एनर्जी को स्टोर करता है। तो थोड़ा सा एक बार रिवाइज करा दूं आपको थोड़ा सा कैपेसिटर, अगर नहीं जिन्होंने बहुत पहले पढ़ा होगा तो इस चैप्टर से थोड़ा सा आपको रिवाइज हो जाएगा कि एक कैपेसिटर का वर्क क्या होता है। एक कैपेसिटर को जब भी आप ऐसे लगा दोगे बैटरी से, तो क्या होगा? इसके दो फेस पर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आ जाएंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहाँ से चलेगी? हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगी? इन दोनों प्लेट के बीच में स्टोर हो जाएगी, है ना। ये क्या है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में क्या स्टोर होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो यह क्या स्टोर करता है हमारा कैपेसिटर? कैपेसिटर स्टोर करता है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये बोलते हैं कैपेसिटर स्टोर एनर्जी, क्या बोलते हो? इसे बोल सकते हो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है ना। इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, है ना। इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के फॉर्म में क्या करता है? स्टोर करता था हमारा कैपेसिटर। और फॉर्मूला क्या होता था? एनर्जी का फॉर्मूला वहां पर था हाफ सी वी स्क्वायर, है ना। पढ़े हुए ऐसे हाफ सी वी स्क्वायर, फिर क्यू स्क्वायर बाई टू वी, है ना। क्यू स्क्वायर बाई टू वी या टू सी था, है ना। देख लेना क्यू इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई, एक मिनट, हाफ सीरीज का याद रखो, और भी इसके जो फॉर्मूले थे सब याद रखेगा। वैसे क्या करते हैं हम, अगर बात करते हैं, अगर हमारा एक इंडक्टर है ऐसे, है ना, कॉइल है, तो कॉइल में क्या स्टोर होता है? इस कॉइल में स्टोर होता है हमारे पास एनर्जी, किस फॉर्म में? ये कौन सी लाइन है? ये है हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। यानी हमारा स्टोर क्या करता है? तो हमारा इंडक्टर लिखते हो सकती क्या स्टोर करता है? तो इंडक्टर स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो इंडक्टर स्टोर कौन सी एनर्जी को स्टोर करता है? मैग्नेटिक एनर्जी को स्टोर करता है ना। ये स्टोर करता है मैग्नेटिक एनर्जी को, किस फॉर्म में? तो ये इन द फॉर्म ऑफ, है ना, इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। कहीं पूछा है व्हाट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो पूछा जाए कभी भी कि व्हाट एन इंडक्टर स्टोर मैग्नेटिक एनर्जी, व्हाट एन कैपेसिटर स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दोनों एनर्जी स्टोर करते हैं। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है वो भी देख लो। यहाँ से यू का फॉर्मूला होता है हाफ एल आई स्क्वायर, वहां पर होता था हाफ सी वी स्क्वायर, यहाँ पर क्या होता है? हाफ एल स्क्वायर। ठीक है, तो बस इतना याद रखना, दो फॉर्मूला आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखना। हाफ एल आई स्क्वायर होता है आपका एनर्जी स्टोर्ड इन ए इंडक्टर। बात करते हैं एनर्जी डेंसिटी, है ना। एनर्जी डेंसिटी मतलब एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। एनर्जी डेंसिटी क्या होती है? एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम, यानी स्टोर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को बोलते हैं हम लोग एनर्जी डेंसिटी। इसको हम डिनोट करेंगे स्मॉल यू से, और इसकी वैल्यू कितनी होती है? बी स्क्वायर बाई टू म्यू नॉट, है ना। जैसे आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी में पढ़ा होगा तो वहां पर जो एनर्जी स्टोर की वैल्यू क्या थी? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर का फॉर्मूला आया था जब आप बात करते थे एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, और जब हम बात करते थे एनर्जी डेंसिटी के बारे में, तो वहां पर कैपेसिटर में होता था हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ई का मतलब आ गया इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन से, इलेक्ट्रिक फील्ड है। वैसे ही एनर्जी डेंसिटी बात करोगे आप इंडक्टर में, तो वो एनर्जी स्टोर करता है। एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर बाई टू म्यू नॉट। बी स्क्वायर का टर्म आ गया, दैट मीन्स आपको पता चल गया कि ये एनर्जी स्टोर कर रहा है किस फॉर्म में? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के फॉर्म में। तो ये आपका हो जाता है म्यूचुअल इंडक्टेंस। और तो आज हमने क्या कंप्लीट कर लिया? हमने कंप्लीट कर लिया आपका लेंज लॉ का प्रूफ आता है 3 मार्क्स में, सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन आता है ये पेपर 3 मार्क्स में या 2 मार्क्स में आते हैं। कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकते हैं, आपसे यूनिट पूछा जा सकता है, उसका डायमेंशन पूछा जा सकता है। ठीक है, क्या स्टोर करता है हमारा इंडक्टर? तो एक मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी स्टोर करता है, ये भी आपको बताना चाहिए। ठीक है, तो अब हमारा बच्चा रहेगा इसमें, बाकी रहेगा हमारा एक एसी मोटर पढ़ना है और एक में पढ़ना है ट्रांसफार्मर के बारे में। ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको अच्छे से कराऊंगा। और बाकी जो हिंदी में स्टूडेंट है वो डरने की बात नहीं है, उनके लिए भी लेक्चर हिंदी में भी है। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, वहां पर आपको सब कुछ मिल जाएगा हिंदी मीडियम में, सब कुछ नोट्स भी हिंदी मीडियम में। ठीक है, और हम थोड़ा सा फास्ट चलेंगे, थोड़ी सी तबियत
थोड़ा सा हम कहीं और बिजी थे, चलते हम क्लास नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब हम चाहेंगे कि जल्दी जल्दी आपका कोर्स अच्छे तरीके से ही कंप्लीट हो।